सम्राट मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज अनु 836 ईस्वी से 885 ईस्वी अथवा भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में थी। इनके राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तर से हिमालय की तराई तक तथा पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक माना जाता है। भोज को प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अरब आक्रमणों को रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। स्वयं एक अरब इतिहासकार के अनुसार इनकी अश्व सेना उस समय की सर्वाधिक प्रबल सेना थी। इनके पूर्ववर्ती राजा इनके पिता रामभद्र थे। इनके काल के सिक्कों पर आदि 12 की मूर्ति मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये विष्णु के उपासक थे। इनके बाद इनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम राजा बने। मिहिर भोज का सबसे आम नाम भोज है। इसी नाम के अन्य राजाओं से विभेदित करने के लिए उसे भोज प्रथम कहा जाता है। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार उसे उज्जैन के शासक भोज परिवार से भिन्न दिखाने के लिए कभी कभी मिहिर भोज भी कहा जाता है। हालांकि रमाशंकर त्रिपाठी ग्वालियर से प्राप्त अभिलेख के हवाले से लिखते हैं कि इसमें उसका प्रथम नाम मिहिर लिखा गया है, जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। उपाधि के बारे में सतीश चंद्र का कथन है कि भोज विष्णु भक्त था और उसने आदि 12 की उपाधि धारण की थी, जो कि उसके कुछ सिक्कों पर भी अंकित मिलती है। मिहिर भोज का शासनकाल भारतीय इतिहास के मध्यकाल का वह दौर है जिसे 3 साम्राज्यों के युग के नाम से जाना जाता है। यह वह काल था जब पश्चिम उत्तर भारत, इसमें वर्तमान पाकिस्तान के भी हिस्से शामिल हैं, क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का वर्चस्व था। पूर्वी भारत पर बंगाल के पाल राजाओं का आधिपत्य था और दक्कन में राष्ट्रकूट राजा प्रभावशाली थे। इन तीनों राज्य क्षेत्रों के आपसी टकराव का बिंदु कन्नौज पर शासन था। इतिहासकार इसे कन्नौज त्रिकोण के नाम से भी बुलाते हैं। मिहिर भोज के आरंभिक समय में कन्नौज प्रतिहारों के आधिपत्य में नहीं था, अतः मिहिर भोज के वास्तविक शासनकाल की शुरुआत उसने कन्नौज विजय से माना जाता है, जो कि 836 ईस्वी में हुई। इसके पश्चात उसने 1885 ईस्वी तक 49 वर्ष यहाँ राज्य किया। एक इतिहासकार के अनुसार मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करने के बाद नेतृत्व अपने हाथ में लिया और इसके उपरांत अपने राज्य के वे क्षेत्र पहले हस्तगत करने प्रारंभ किए जो उस समय उनके हाथ से निकल गए थे या जिन पर नियंत्रण कमजोर हो चुका था। इसके उपरांत उसने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया और दक्षिण की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा। दक्षिण विजय राष्ट्रकूट शासकों द्वारा विफल कर दी गई और उसके पश्चात भोज ने पूर्व की ओर विस्तार करना चाहा, जिसे बंगाल के पाल शासक देवपाल ने रोक दिया था। उम्मैद खिलाफत के नेतृत्व में होने वाले अरब आक्रमणों का नागभट्ट और परवर्ती शासकों ने प्रबल प्रतिकार किया। कुछ इतिहासकार भारत की ओर इस्लाम के विस्तार की गति के इस दौर में धीमी होने का श्रेय इस राजवंश की सबलता को देते हैं। दूसरे नागभट्ट के शासनकाल में यह राजवंश उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था। मिहिर भोज और उसके परवर्ती महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इस समय इस साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आधुनिक बंगाल तक और हिमालय की तलहटी से नर्मदा पार दक्षिण तक विस्तृत थी। यह विस्तार मानवगुप्त काल के अपने समय के सर्वाधिक राज्य क्षेत्र से स्पर्धा करता था। इस विस्तार ने तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें प्रतिहारों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट और पाल वंश सम्मिलित थे। इसी दौरान इस राजवंश के राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह काल विशेषकर शिल्पकला के लिए माना जाता है। इसके शासनकाल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले
द्वारंगन वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली का चरमोत्कर्ष हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है, जिन्हें आज यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित किया जा चुका है। प्रतिहारों की शक्ति राज्य के लिए आपसी संघर्ष के चलते क्षीण हुई। इसी दौरान इनकी शक्ति और राज्य क्षेत्र में पर्याप्त ह्रास का कारण राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय का आक्रमण भी बना। इंद्र ने लगभग 916 में कन्नौज पर आक्रमण करके इसे ध्वस्त कर दिया। बाद में अपेक्षाकृत अक्षम शासकों के शासन में प्रतिहार अपनी पुरानी प्रभावशालीता पुनः नहीं प्राप्त कर पाए। इसके अधीन सामंत अधिकाधिक मजबूत होते गए और 10वीं सदी आते आते अधीनता से मुक्त होते चले गए। इसके बाद प्रतिहारों के पास गंगा दोआब के क्षेत्र से कुछ अधिक भूमि राज्य क्षेत्र के रूप में बची। आखिर महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल को महमूद गजनी के हमले के कारण 1018 में कन्नौज छोड़ना पड़ा। उसे चंदेलों ने पकड़कर मार डाला और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को एक प्रतीकात्मक राजा के रूप में राज्यारूढ़ करवाया। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी मृत्यु 1036 में मृत्यु के बाद वह राजवंश समाप्त हो गया। कन्नड़ संस्कृत अमोघ वर्ष का नीलकुंड अभिलेख 866 ईस्वी, जिसमें उसने यह उल्लेखित किया है कि उसके पिता गोविंद तृतीय ने चित्रकूट के गुर्जरों को हराया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। इस राजवंश के शासकों ने अपने लिए प्रतिहार का उपयोग किया, जो उनके द्वारा स्वयं चुना हुआ पदनाम अथवा उपनाम था। इनका दावा है कि ये रामायण के सहानायक और राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण ने एक प्रतिहारी अर्थात द्वार रक्षक की तरह राम की सेवा की, जिससे इस वंश का नाम प्रतिहार पड़ा। कुछ आधुनिक इतिहासकार यह व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि ये राष्ट्रकूटों के यहाँ सेना में रक्षक प्रतिहार थे, जिससे यह शब्द निकला। इस साम्राज्य के कई पड़ोसी राज्यों द्वारा अभिलेखों में उन्हें गुर्जर के रूप में वर्णित किया जाता है। केवल एकमात्र अभिलेख एक सामंत मथन देव का मिलता है, जिसमें उसने स्वयं को गुर्जर प्रतिहार के नाम से अभिहित किया है। कुछ अध्येताओं का मानना है कि गुर्जर एक क्षेत्र का नाम था जो मूल रूप से प्रतिहारों द्वारा ही शासित था और बाद में यह शब्द इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी प्रयोग में आ गया। दूसरे मत के समर्थक यह मानते हैं कि गुर्जर एक जनजाति ट्राइब और प्रतिहार इसी गुर्जर जनजाति का एक गोत्र था। गुर्जरों को एक जनजाति ट्राइब मानने वालों में विवाद है कि ये भारत के मूल निवासी थे अथवा बाहरी क्षेत्र से आगमन के समर्थक यह दावा करते कि 6वीं सदी के आसपास जब हूण भारत में आए उसी समय ये भी बाहर से आए थे, जबकि इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि ये स्थानीय संस्कृति के साथ पूरी तरह घुले मिले थे। साथ ही यदि ये बाहरी आक्रांता के रूप में आए तो इन्होंने सिंधु गंगा के उपजाऊ मैदान को बसने के लिए चुनने के बजाय अर्धशुष्क इलाकों को क्यों चुना। पृथ्वीराज रासो की परवर्ती पांडुलिपियों में वर्णित अग्रिवंश सिद्धांत के अनुसार प्रतिहार तथा 3 अन्य राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति अर्बुद पर्वत वर्तमान माउंट आबू पर यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। अध्येता इस कथा की व्याख्या इनके हिंदू वर्ण व्यवस्था में यज्ञोपरांत शामिल होने के रूप में करते हैं। वैसे भी यह कथा पृथ्वीराज रासो की पूर्ववर्ती कृतियों में नहीं मिलती और माना जाता है कि यह मिथक एक परमार कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य मुगलों के विरुद्ध राजपूतों को एकजुट करना था। इस दौर में वे अपनी उत्पत्ति के लिए महिमा मंडित वंशों का दावा कर रहे थे।